बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो जांच पड़ताल का मरहला था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो नामजदगी कागजात मुस्तरद होने के अब तक के जो इत्तलात महसूल हुए हैं उसके मुताबिक पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान समेत ज़्यादातर तादाद में उन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। और उसके साथ जो मुल्क में इस वक्त एक पार्टी के लिए जिसका को इतनी लेवल प्लेनिंग एक दिया जा रहा है, तो उस हवाले से आम लोगों में क्या तासरात है। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आसिफ जरदारी ने सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी को इशारों में क्या बात कही है। इन सब चीज़ों पे आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करने से पहले मैं तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट जरूर भेजा करें। सॉरी नाजरीन, जो मैं आपसे पहले जो जिक्र कर रहा था, जो बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क में जो आम इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और अदालतों में भी मुख्तलफ केसेस चल रहे हैं सियासतदानों के हवाले से। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान, उसके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत बहुत से पीटीआई के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी अब तक जो इतलात आ रही हैं कि उनके मुस्तरद हो चुके हैं, जिसमें लाहौर से यास्मीन राशिद है जो इस वक्त जेल में है, उसके साथ कोटिया से कासिम सोरी है, साबिक डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली रह चुके हैं। और भी बहुत से लोगों के जो उस्मान डार की वालदा, जो बहुत बड़ा एक मुकाबला होने जा रहा है वहाँ से ख्वाजा आसिफ के साथ, तो उसके कागजात जो उस्मान डार की वालदा के और उसकी भाभी के जो है उसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। अब उनके ऊपर मुख्तलफ चीज़ों के हवाले से जो है चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन क्योंकि ये कागजात कोई इस तरह मुस्तरद होने का कोई पहले वाक़या नहीं हुआ, ये माजी में भी जो मुखालफिन होते हैं एक दूसरे के खिलाफ जाके इस तरह एतराज़ात लगाते हैं और फिर कागजात जो मुस्तरद होते हैं, रिटर्निंग अफसर जिनको मुस्तरद करता है, तो फिर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं। फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से बहुत से लोगों के वहाँ से बहाल भी हो जाते हैं उम्मीदवारों के, और कुछ के मुस्तरद भी हो जाते हैं वहाँ से, क्योंकि ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के जजेस वहाँ बैठते हैं। उसके बाद फिर ये आगे जाके सुप्रीम कोर्ट तक मरहला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुझे आज आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट शेयर करने जा रहा हूँ बातचीत कि 1988 में जब डिक्टेटर ज़िया की मार्शल के बाद पहली मरतबा जो मुल्क में जमायती बुनियादों पे इंतखाबात हुए थे, तो उस वक्त कोटली से उस वक्त के पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे मलक असद सिकंदर। ये बहुत दिलचस्प वाक़या है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो उसकी कम उम्र की वजह से नेशनल असेंबली के जो है ना से मेंबर भी मुंतखब हुए थे, लेकिन उसके जो मुखालिफ थे उसने उसको चैलेंज किया था। और मज़े वाली बात यह है कि उस वक्त सॉरी नाज़रीन, गला ख़राब की वजह से, तो उस वक्त जो उसको चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस फाइनल समाअत ना हो सकी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18 माह में हुकूमत ख़त्म हो गई थी और मलक असद सिकंदर का उस वक्त जो फैसला नहीं हो सका। तो हमारे मुल्क के अंदर अदालतों का, ट्रिब्यूनल का भी इस तरह हाल है। मतलब आप, मैं ज़्यादा आपको दूर नहीं लेके जा रहा हूँ, वो तो मैंने आपको किस्सा बताया। 2018 की जो आम इंतखाबात में
जो नेशनल असेंबली के पीटीआई के जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, जिसके आज कागजात नामजद मुस्तरद हो चुके हैं, उसके इंतखाबात में धांधलियों के हवाले से सुप्रीम ट्रिब्यूनल ने उसको वहाँ से उसको नायल करार दिया, उसकी धांधली डिक्लेयर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसने स्टे लिया और 5 साल वो असेंबली खत्म हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला नहीं किया। वो अभी तक केस वहाँ पड़ा है जो स्टे पे चल रहा था। तो कहने का मकसद है कि हमारे यहाँ मुल्क में एक बदकिस्मती ये है कि किस तरह अदालतें भी जो है फैसला नहीं करती हैं, बल्कि उसको एक लंबी तारीखें दे देते हैं या स्टे दे दिया, फिर उसकी कभी समाअत नहीं होती है। दूसरी जो आपसे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो बल्ले का निशान, जो कल भी मैंने आप लोगों से बात शेयर की है कि उसमें जो पीटीआई को बहाल करके दिया है, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको चैलेंज कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट को उस पर नज़रसानी की। हालांकि ये सब लोग इस बात पे एक मजाक समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल यहाँ तक पार्टी बन चुकी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात कराना, अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को इतना गैर जानबदार समझा है, तो नवाज शरीफ को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, किसी और अदालत ने नहीं, मुल्क की आला अदलिया ने ताहयात नाअहल करार दे दिया है और उसका भी फैसला नहीं हुआ है। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी अगले महीने जो नए साल का जनवरी में जाके केस लगेगा, उसमें डिसाइड होना है कि ताहयात वाली नाअहली की सज़ा कितनी होनी चाहिए। तो उस पर इलेक्शन कमीशन भी खामोश थी और नवाज शरीफ के कागजात भी बहाल हो गए, सब के सब। उस पर किसी को वो नज़र नहीं आया कि भाई नवाज शरीफ के ऊपर इतना बड़ा एक नाअहली का दब्बा है। लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि वो, अगर वो बात हो रही है कि फलां लाडला है, तो लाडले पे अगर मुल्क में देखा जाए तो इससे बड़ा लाडला और तो किसी को और तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये इलेक्शन में एक दूसरे के मुखालफिन जब इस तरह मैदान में अखाड़े में उतरते हैं, 2018 में नवाज शरीफ क्योंकि खुद जेल में चला गया था, उसको उस वक्त सजा आई थी जो बेटे से तनख्वाह न लेने के हवाले से, तो आज इमरान खान जेल में है। तो ये हमारे मुल्क की एक अजीब कहानी। लेकिन आज जो 30 दिसंबर का दिन है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसको पूरी कौम जो है ना, आइंदा भी जो है ना, हर साल दिसंबर को मुख्तलिफ हवालों से जब याद किया जाता है, तो 30 दिसंबर को इस हवाले से याद किया जाएगा कि इस दिन पर जो है ना, सबसे ज्यादा अगर कोई कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे तो वो पीटीआई के। तो नाज़रीन, ये था दूसरी जो आखिरी फाइनल आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करने जा रहा हूँ कि गुज़श्ता रात को इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान जो JUIF के सरबराह हैं, उसके बेटे का वलीमा था। तो वहाँ पे साबिक सदर आसू जरदारी ने भी शिरकत की है, बाकी भी कहते हैं अहम शख्सियात थी। तो सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है, जिसको आसू जरदारी ने न सिर्फ मुंतखब कराने में बड़ा साथ दिया था चेयरमैन सेनेट के लिए, बल्कि जो अदम एतमाद के भी कहा जाता है कि उस वक्त जो उसके खिलाफ आई थी, तो पीपल्स पार्टी ने उसको बचाया था। तो वहाँ पर आसिफ जरदारी ने उसको तंजिया कहें या जैसे भी वो उसको कहा कि जो आपको फैज़याब करने वाला था, जो उसने रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद का नाम फैज़याब का हवाले से लिया, कहता वो तो चला गया, अब आपको कौन जो है न। तो उसने फिर सादिक संजरानी ने आसू जरदारी को इशारतन में या उसको अल्फाज में कहा कि आप मेरे बड़े भाई बेटे हैं। तो आसू जरदारी कहा जाता है कि उसने टेबल पे यूं अंगूठा मार के कहा कि आप पहले अपने अदाओं पे तो कुछ ख्याल करें। मतलब उसने ये कहा कि आपने हमारे साथ माजी में कैसे आपका सलूक रहा, कैसे चले हैं। तो नाज़रीन, सियासतदान जब किसी को मौका मिलता है तो वो किसी भी हवाले से फिर एक दूसरे को इस बारे में कहीं पे भी जब तो उसको वो माफ़ नहीं करते, किसी न किसी हवाले से उनको अपनी बात कन्वे कर देते। तो यही नाज़रीन आज आप लोगों के बात शेयर करनी थी। कल किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करूँगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।